जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। वहीं आज डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल टेस्ट किया और ये टेस्ट किया गया है बे ऑफ बंगाल में। ये मिसाइल भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई है, यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते दुश्मन के जहाज पर हमला कर सकता है। और इस टेस्ट के दौरान कई बातें साबित की गई है। पहला, ये एक साथ कई मिसाइलें दाग सकता है, यानी कि सेल्वो लॉन्च कर सकता है, सही दिशा में टारगेट को पकड़ सकता है और हेलीकॉप्टर के साथ पूरी तरह काम कर सकता है। और ये जो नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, ये दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाती है, बहुत सटीक तरीके से उन्हें खत्म करती है और इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। और इससे भारतीय नौसेना की डेफिनेटली ताकत बढ़ेगी। दूर से हम जहाज़ पर हमला कर पाएंगे, तेज और अचानक स्ट्राइक कर सकते हैं। इवन समुद्र में भारत की युद्ध क्षमता मजबूत होगी। और इस पूरे सिनेरियो को कहते हैं एंटी सरफेस वॉरफेयर, मतलब समुद्र में दुश्मन के जहाज़ पर हमला करना। यही वजह है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि भारत अपने खुद के स्वदेशी हथियार बना रहा है। नौसेना ज़्यादा आधुनिक बन रही है और अब इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी स्ट्राइक करने में सक्षम हो गए हैं। अपडेट आ रही है भारत के स्वदेशी विक्रम VT-21 की। बता दें कि इस VT-21 ने स्टैंग लेवल 5 प्रोटेक्शन को हासिल कर लिया है, वो भी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से। दरअसल इसमें इस्तेमाल किया गया है कंपोजिट हल, जो स्पेशली बना है ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर से, यानी कि इसका वजन कम है और ये ज़्यादा मजबूत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी गाड़ी का वजन 25 टन से कम है और सुरक्षा नेक्स्ट लेवल की है। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ लगभग 20 लाख रुपए में तैयार किया गया है ये एडवांस आर्मर सिस्टम, जिससे कि हमारे सैनिकों को ज़्यादा स्पीड मिलेगी, बेहतर मूवमेंट मिलेगी और मजबूत सुरक्षा मिलेगी। विक्रम 21 ये बात साबित करता है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है MRFA प्रोग्राम को लेकर। बताया जा रहा है कि अब इस प्रोग्राम में Su-57E को शामिल किया जा सकता है। इसके पीछे का कारण भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आप सबको मालूम है कि अल्जीरिया ने 14 Su-57E फाइटर जेट करीबन $2 बिलियन में खरीदे। मतलब एक फाइटर जेट की कीमत लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर है, वो भी फ्लाईवे कंडीशन में। लेकिन अगर इसके साथ पूरा पैकेज जुड़ता है तो इसकी कीमत 140 से 150 मिलियन डॉलर तक जा सकती है। और ये कीमत दोस्तों काफ़ी खास है। रीज़न साफ है कि सबसे बड़ी बात है कि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और कीमत के मामले में ये डासो राफेल के बराबर है, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। और यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर ये है कि अगर भारत कम से कम 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देता है Su-57 का, तो इनकी कीमत घटकर 80 मिलियन डॉलर प्रति विमान तक जा सकती है और कुल लागत लगभग 120 मिलियन प्रति विमान हो सकती है। यानी कि सेम बजट में जो रफाल आ रहा है उसी बजट में आपको 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल सकता है। और रशिया इवन यहाँ पर चाहता है कि HAL में ये फाइटर जेट बनना चाहिए। बस इसके लिए भारत को $1 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसका फायदा ये होगा कि भारत में नई टेक्नोलॉजी आएगी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मजबूत होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रशिया का ये है कि वो हमें पूरा सोर्स कोड देने के लिए तैयार है, जिससे कि भारत अपने खुद के हथियार इसमें जोड़ सकता है। इवन हमें रशिया पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक टेंशन वाली बात भी है। सबसे बड़ी बात है, खासकर कि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि Su-57E की स्टेल्थ क्षमता जो है वो अमेरिका के F-35 जैसी नहीं है। इंजन को लेकर भी एक बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि अगर इसमें AL-51F1 इंजन लगता है, जो कि काफी बेहतर है, लेकिन इससे इस फाइटर जेट की कीमत बढ़ सकती है। और तीसरा पॉइंट है कि भारत के AMC फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत खुद अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना रहा है। ऐसे में अगर हम ज्यादा Su-57 लेते हैं तो पैसा और फोकस AMC से हट सकता है, या फिर आप समझिए कि कम हो सकता है। यहाँ पर एक चीज और जाननी जरूरी है। रशिया हमें हिस्टोरिकली फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा चैलेंज है दोस्तों, वो है स्टेल्थ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। इवन सबसे बड़ी बात है सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी, जिनमें कि इंजन और एविनिक्स शामिल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर $80 मिलियन पर जेट का जो हिसाब किताब सामने आ रहा है Su-57E को लेकर, वो एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, मतलब गारंटेड नहीं है। इससे भी ज़्यादा इसकी कॉस्ट हो सकती है, वो भी फुल पैकेज के साथ। यहाँ पर अब भारत को चूज़ करना है कि भाई या तो हम शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए Su-57 को खरीदें, या फिर पूरी तरीके से AMC पर फोकस बनाए रखें। भले ही Su-57 यहाँ पर सस्ता ज़रूर है, लेकिन क्या वो भारत की भविष्य की स्ट्रैटेजी के साथ फिट बैठता है, ये बात जानने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारत की न्यूक्लियर पावर अब और ज़्यादा घातक हो गई है। INS अर्धिमान यानी कि S4, इस पनडुब्बी में अब एक नई मिसाइल जोड़ी जा रही है, जो है K5 SLBM। पहले इसमें लगाई गई थी K4 SLBM, जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों आने वाली K5 मिसाइल जो है उसकी रेंज है 5 से 6000 किलोमीटर और ये 3 स्टेज मिसाइल है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसका मतलब एक मिसाइल 4 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है और अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर सकती है। S4 की भी बात की जाए तो इसमें 8 बड़े मिसाइल ट्यूब्स हैं, जो कि अलग अलग मिसाइल्स को ले जा सकते हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज प्लस शॉर्ट रेंज। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जहां भारत पहले रीजनल डेटरेंस यहां पर रख रहा था, यानी कि एशिया तक, लेकिन अब भारत इंटरकॉन्टिनेंटल रीच यहां पर रखेगा, जिसका मतलब ये है कि भारत दूर से बैठे ही दुश्मन को टारगेट कर सकता है। और एक मिसाइल और कई टारगेट्स को खत्म करना, ये है भारत की न्यूक्लियर ताकत का नेक्स्ट लेवल।
वहीं भारतीय सेना अब भविष्य की जंग के लिए तैयारी कर रही है। अब कहा यह जा रहा है कि 83 नए कैडेट एयर डिफेंस सिस्टम लिए जाएंगे। कैडेट की बात की जाए तो ये टैंक जैसे ट्रैक्ड व्हीकल्स होते हैं जो चलते चलते आसमान से आने वाले खतरों को मार गिरा सकते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ड्रोन्स, उनके लॉइटरिंग मिशंस और अटैक हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ किया जाएगा। यानी कि अब छोटे और तेज टारगेट्स भी नहीं बच पाएंगे। और सबसे बड़ी ताकत तो ये होगा कि ये कैडेट सिस्टम जो है वो आकाश तीर के साथ जुड़ेगा, जिससे इसको रियल टाइम का डेटा मिलेगा, टारगेट जल्दी आइडेंटिफाई होगा और तुरंत अटैक पॉसिबल हो पाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी ये भी है कि ये टैंक के साथ साथ चलेगा, हर टेरेन में काम करेगा और सेना को देगा 360 डिग्री का प्रोटेक्शन, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब चलती हुई सेना के ऊपर एक इनविजिबल शील्ड रहेगी। कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि S-400 का चौथा स्क्वाड्रन 2026 मई में आ सकता है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले थोड़े बहुत गैप बने हुए थे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, लेकिन अब चौथे S-400 से एक सॉलिड ढाल बन जाएगी। इसकी रेंज आप सबको मालूम है 400 किलोमीटर है, 36 टारगेट्स पर एक साथ हमला कर सकती है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स हो, मिसाइल्स सबको डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन पाकिस्तानियों को हो रही है। वो अब ना तो छिपकर अटैक कर सकते हैं, ऐसा करना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लो एल्टीट्यूड पर उड़ान नहीं भर सकते, उसमें उनको और ज़्यादा रिस्क है। और दूर से अगर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उससे आप समझिए कि इनकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। और पहले ही S-400 अपनी ताकत को दिखा चुका है, लेकिन अब नया स्क्वाड्रन कोई गैप नहीं छोड़ेगा इनके लिए। तो दोस्तों इससे एक बात क्लियर हो जाती है, पाकिस्तान के लिए अब आसमान में कोई रास्ता नहीं है। भारत का एयर डिफेंस अब बन जाएगा आयरन शील्ड। वहीं चीन अपनी नौसेना को और घातक करने वाला है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि चाइना रशिया से 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है और ये हेलीकॉप्टर्स है कामोव KA-52 एलिगेटर। इन हेलीकॉप्टरों की बात की जाए तो इसमें एडवांस रडार लगाया गया है, नाइट विजन पावर है इनकी, ड्रोन के साथ काम कर सकता है और साथ ही लैंड और सी दोनों पर अटैक कर सकता है। और चाइना इन्हें अपने बड़े वॉरशिप्स यानी कि जो लैंडिंग शिप्स है उन पर डिप्लॉय करेगा, जिसका मतलब ये है कि चाइना इनके जरिए सीधे समुद्र से ज़मीन पर हमला कर सकता है। और ये हेलीकॉप्टर दोस्तों काफ़ी घातक है। ये अपने साथ एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकता है और सबसे बड़ी बात एम्फीवियस अटैक कर सकता है, मतलब सी और लैंड दोनों में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रशिया क्या इतनी तेज़ी से इन्हें बना पाएगा जबकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। और दूसरी बात है कि यूक्रेन वॉर के बीच इन हेलीकॉप्टरों की सप्लाई पॉसिबल है। तो ये कई मुद्दे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि 2025 में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मिलिट्री खर्च करने वाला देश बन गया है। भारत की बात की जाए तो भारत डिफेंस में $92.1 बिलियन खर्च कर रहा है और 2024 के बाद ये प्लस 8.9% की बढ़ोतरी है। यानी कि भारत लगातार अपनी सेना को मजबूत करता जा रहा है और इस खर्च को बढ़ाने का मेन कारण है पिछले साल का तनाव जो कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था मई में, और इस वजह से भारतीय सेना अपने आप को और तैयार कर रही है। साथ ही नई खरीद भी की जा रही है, मतलब ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। इवन एयर डिफेंस सिस्टम के भी और ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जैसे कि S-400 की 5 और स्क्वाड्रन्स आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, एयरक्राफ्ट के बजट में भी बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एयरक्राफ्ट से जुड़ा खर्च 50% से ज़्यादा किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एशिया में खर्च काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है मिलिट्री के ऊपर, और चाइना जैसा देश अपने फाइटर जेट मिसाइल सिस्टम पर ज़्यादा पैसा लगा रहा है। यही वजह है कि भारत को भी अब अपनी तैयारी बढ़ानी पड़ रही है। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को पार कर गया है और भारत अब धीरे धीरे एक मजबूत रीजनल पावर बन रहा है। और भारत का डिफेंस बजट का बढ़ना ये बात भी दिखाता है कि भारत सिक्योरिटी पर फोकस ज़्यादा कर रहा है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों पंजाब बॉर्डर पर अब हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। पंजाब पुलिस ने 2291 CCTV कैमरे लगा दिए हैं, वो भी 585 लोकेशंस पर। हालांकि बॉर्डर पर पहले से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, लेकिन अब अंदर की सुरक्षा खुद पंजाब पुलिस संभाल रही है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दुश्मनों की तरफ से अक्सर ड्रोन से हथियार और जो मादक पदार्थ है वो गिराए जा रहे थे, लेकिन अब हर मोमेंट इनकी ट्रैक हो पाएगी और रियल टाइम में एक्शन लिया जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा स्मार्ट चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। अब रैंडम चेकिंग नहीं होगी, केवल टारगेटेड चेकिंग की जाएगी और इवन एंटी ड्रोन अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि ये पूरा सिस्टम जिसमें कि CCTV, पुलिस और जो लोकल गांव वाले हैं सब कनेक्टेड होंगे, मतलब कोई भी सस्पिशियस मोमेंट होगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। यानी कि अगर कुछ बॉर्डर से अंदर की तरफ आया तो वो बचेगा नहीं। और यही वजह है कि पंजाब बॉर्डर अब बन गया है स्मार्ट सर्विलांस जोन। वहीं दोस्तों सेना के जवान और अफसर एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल है कि हमें बराबरी का हक कब मिलेगा। ये मामला है NFU को लेकर, यानी कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन को लेकर, जिसका मतलब है कि प्रमोशन ना मिले फिर भी सैलरी और स्टेटस बढ़ता रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज को मिलता है NFU यानी कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, लेकिन आर्म फोर्सेस को नहीं दिया जाता। ये मामला दोस्तों 2017 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इवन
आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने 2016 में कहा था कि एनएफयू ना देना अनफेयर है। अब यहाँ पर सरकार कह रही है कि हाई लेवल कमेटी जो है वो एनएफयू देने के खिलाफ है, लेकिन जो हमारे वेटरन्स हैं वो चाहते हैं कि हमें भी बराबरी चाहिए, सिविल सर्विसेज जैसी सैलरी ग्रोथ भी चाहिए। मतलब जब सेम जॉब का रिस्क है लेकिन सेम बेनिफिट्स नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल आता है कि क्या सेना को एनएफयू का हक मिलना चाहिए या फिर ये मामला इसी तरीके से कोर्ट में चलता रहेगा। तो ये था अभी देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।